बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेस्ट डेटा रिलेटेड टू टेस्ट ऑन 110 वोल्ट 63 वॉट 50 हर्ट्ज 6 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, उस मोटर के ऊपर आपने ये वाला टेस्ट परफॉर्म करे, 2 टेस्ट, नो लोड टेस्ट का डेटा दिया है और ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा दिया है। आगे वो बोला कि जो नो लोड टेस्ट का जो डेटा है वो दिया आपके पास 110 वोल्ट 63 वॉट एंड 2.7 एम्पियर, ठीक है, एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा दिया आपके पास 55 वोल्ट 212 वॉट एंड 5.8 एम्पियर। द स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, देखिए मैंने बोला था उस टाइम पे कि तो स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, मोस्टली वो दे दिया होता, नहीं तो डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट से वो कैरी करके आपको मतलब उस मशीन के ऊपर वो टेस्ट कंडक्ट करा के आपको बता देगा कि उसका रेजिस्टेंस इतना ही है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है बहुत उसका वैल्यू पता करना। डीसी रेजिस्टेंस वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम एंड ड्यूरिंग द ब्लॉक रोटर टेस्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज ओपन। ड्यूरिंग द ब्लॉक रोटर टेस्ट उसने क्या बोला है, द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज ओपन। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स, ऑल्सो फाइंड द कांस्टेंट लॉसेस। तो सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करूंगा भाई, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट दिए, जो नो लोड टेस्ट दिया है, फ्रॉम नो लोड टेस्ट डेटा, फ्रॉम नो लोड टेस्ट डेटा, देखिए आपको क्या क्या पता हो सकता है फ्रॉम नो लोड टेस्ट डेटा। नो लोड वोल्टेज दिया आपके पास 110 वोल्ट, नो लोड करंट दिया आपके पास 2.7 ना, करेक्ट 2.7 एम्पियर, एंड नो लोड पावर दिया WNL इट इज इक्वल्स टू 63 वोल्ट। इस टाइप से दिया। नो लोड इंपेडेंस पता कर लेते, फिर नो लोड इंपेडेंस विल बी ZNL। ऑब्वियस है कि जब आपके पास मशीन अगर सिंगल फेज है तो जो वोल्टेज और करंट दिए वो भी सिंगल फेज ही है, पावर भी सिंगल फेज पावर होगी। सो दिस इज VNL अपॉन व्हाट INL, तो दिस इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 2.7। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास, दिस विल बी एक्चुअली 110 डिवाइडेड बाय 2.7, तो इसका वैल्यू रहेगा 40.74, क्या 40.74 ओम। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द नो लोड इंपेडेंस। ये क्या आपके पास नो लोड इंपेडेंस, ठीक है। अगर मुझे नो लोड रेजिस्टेंस पता करना है तो PNL इज इक्वल्स टू व्हाट, नो लोड रेजिस्टेंस मतलब क्या, INL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट RNL, ठीक है। यहाँ से अगर मैं उसका वैल्यू पता करूँ तो देखिए मेरे पास जो RNL का वैल्यू आएगा, RNL इज इक्वल्स टू PNL डिवाइडेड बाय व्हाट INL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय INL का स्क्वायर। तो नो लोड पावर का वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 63 इज इक्वल्स टू INL का वैल्यू है 2.7 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे RNL का वैल्यू पता चल जाएगा। सो जो RNL का वैल्यू होगा आपके पास, द वैल्यू ऑफ RNL इज इक्वल्स टू 63 डिवाइडेड बाय 2.7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.641 8.6419 था एक्चुअली, तो उसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 2 बना दिया, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास RNL का वैल्यू। तो XNL की अगर मैं बात करूँ तो XNL इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू ZNL का स्क्वायर माइनस व्हाट RNL का स्क्वायर, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 40.74 इसका स्क्वायर माइनस 8.642 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 40.674 इसका स्क्वायर माइनस 8.642 इसका स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x, दिस 39.812, दिस इज द वैल्यू ऑफ XNL। XNL इज इक्वल्स टू व्हाट 39.812 ओम, ये आ गया XNL। अब आपको पता होना चाहिए कि RNL का वैल्यू कैसा होता है, कैसे फाइंड करते हैं अपन नो लोड टेस्ट पे, एंड XNL का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अपन नो लोड टेस्ट पे। तो देखिए मैं डायरेक्टली उस इक्वेशन से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपन क्या पता कर सकते हैं, एट नो लोड अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसी सर्किट को यूज करके मैं इसके पैरामीटर्स का वैल्यू पता करूंगा। एट नो लोड NR क्या होता है, NR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट NS, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो जो नो लोड पे जो इंपेडेंस आएगा आपके पास, नो लोड पे इंपेडेंस किस टाइप से आएगा, ZNL आएगा। सो दिस ZNL इज इक्वल्स टू व्हाट RNL प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XNL। तो जो RNL का वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एट नो लोड पे स्लिप का वैल्यू कितना होगा, एट नो लोड NR इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली NS है, तो स्लिप विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। स्लिप अगर 0 है तो मुझे एक बात बोलेगा, ये वाली जो ब्रांच होगी ये वाली ब्रांच कैसे हो जाएगी, देखिए मैंने उसको पहले करके दिखा दिया, दिस इज ओपन सर्किट हो जाएगी, ओपन सर्किट। और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज 2 × 2 - S, अगर S का वैल्यू 0 होगा तो दिस विल बिकम R2-4 हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा आपके पास, दिस विल बिकम R2-4। तो जो करंट फ्लो होगा यहाँ से लेके यहाँ पे से इस टाइप से होगा, और ये भी तो ओपन ही हो जाएगा क्योंकि इसका इंपेडेंस थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली करंट विल डेफिनेटली फॉलो दी लीस्ट इंपेडेंस पाथ, एंड लीस्ट इंपेडेंस पाथ इज दिस वन, ठीक है। तो करंट इस टाइप से फ्लो होगी।
तो आपके पास जो नो लोड पे जो इम्पिडेंस आएगा, रेजिस्टिव पार्ट आएगा उस इम्पिडेंस का, डेट विल बी R1 प्लस R1 प्लस वॉट R2 डैश बाई 4. दिस RNL इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 डैश बाई 4 एंड X1 जो XNL आएगा डेट विल बी इक्वल्स, तो आप देख सकते हो कि XNL विल बी X1 प्लस XM प्लस X2 डिवाइडेड बाई, इस टाइप से आने वाला. ये रहा आपके पास कहाँ से, फ्रॉम नो लोड टेस्ट, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट. देखिए क्या आपके पास आने वाला, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा क्या आने वाला आपके पास. देखिए VBR ब्लॉक रोटर वोल्टेज कितनी आने वाली है, कितना दिया उसने ब्लॉक रोटर वोल्टेज, इट इज गिवन अस 55 वोल्ट 212 वॉट 5.8 एम्पीयर. 55 वोल्ट IBR is given to me and WBR is given to me, इस टाइप से. ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो एट ब्लॉक रोटर टेस्ट, देखिए इन केस ऑफ द ब्लॉक रोटर टेस्ट NR इज अप्रोक्सीमेटली नहीं, डायरेक्टली होता ही है 0, क्योंकि रोटर को आप पकड़ के रखते हो. ठीक है, अगर NR इज 0 तो स्लिप का वैल्यू कितना बन जाएगा 1. अगर स्लिप 1 है तो मुझे एक बात बोलेगा, इसको पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ. स्लिप अगर 1 है तो R2 by 2, तो S का वैल्यू तो 1 है, तो दिस विल बिकम लाइक दिस एंड दिस विल बिकम व्हाट R2 इंटू दिस विल बिकम 2 इंटू 2 माइनस S का वैल्यू तो 1 है, तो 2 माइनस 1 विल बिकम व्हाट 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बिकम व्हाट 2. तो देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा आपके पास, करंट विल फॉलो दिस लीस्ट इम्पिडेंस पाथ, करंट विल नॉट फ्लो इनटू द पार्ट ऑफ व्हाट दिस हाई इम्पिडेंस, और आई कैन से व्हाट मैग्नेटाइजिंग इम्पिडेंस का जो ब्रांचेस है उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो आपके पास करंट इसमें नहीं जा सकती, फिर इसमें भी नहीं जा सकते आपके पास करंट. ठीक है, करंट विल फॉलो दिस लीस्ट इम्पिडेंस पाथ. ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम R2 by 2, दिस विल बिकम व्हाट R2 डैश बाई 2 X2 डैश बाई 2, दिस विल ऑल्सो बिकम R2 डैश बाई 2 X2 डैश बाई 2, इस टाइप से होने वाला आपके पास. तो देखिए यहाँ से जो भी कुछ मेरे पास जो पैरामीटर्स आएंगे, फिर उसके पैरामीटर्स निकालने के लिए देखिए मैं सबसे पहले पता करता हूँ ZBR ब्लॉक रोटर इम्पिडेंस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू VBR अपॉन व्हाट IBR. तो जो ब्लॉक रोटर वोल्टेज होने वाले दिस इज इक्वल्स टू 55 डिवाइडेड बाय ब्लॉक रोटर करंट होने वाले आपके पास 5.8 एम्पियर. तो जो ZBR का वैल्यू आएगा डेट विल बी 55 डिवाइडेड बाय 5.8, दिस इज इक्वल्स टू 9.482, this is equals to what 9.482 ohm. This is nothing but what, this is nothing but block rotor impedance, this is nothing but the block rotor impedance. ठीक है, और ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस अगर मुझे पता करना है तो ब्लॉक रोटर पावर PBR इज इक्वल्स टू व्हाट IBR इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू पावर कितने दिया 212, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 5.8 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट RBR. तो जो RBR का वैल्यू आएगा, RBR इज इक्वल्स टू 212 डिवाइडेड बाय व्हाट 5.8 इसका स्क्वायर. तो जो RBR होगा आपके पास ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस जो होगा, इसका वैल्यू रहेगा आपके पास 212 डिवाइडेड बाय 5.8 इसका स्क्वायर 6.302. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 6.302 ओम. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस. एंड RBR क्या होता है, RBR को मैंने बताया आपको कि अगर आप उस सर्किट को अगर फॉलो करोगे तो देखिए उसमें XM/2 दोनों ब्रांचेस कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर मैं ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस अगर बताऊँ तो RBR विल बी इक्वल्स टू व्हाट R1 प्लस R2 डैश बाई 2 प्लस R2 डैश बाई 2. दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम R1 प्लस R2, दिस विल बिकम R1 प्लस व्हाट R2, इस टाइप से बनेगा. एंड XBR जो होगा ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस, दिस विल बिकम्स टू X1 प्लस व्हाट X2 डैश बाई 2 प्लस X2 डैश बाई 2, दिस विल बिकम X1 प्लस X2, दिस विल बिकम व्हाट X1 प्लस X2, इस टाइप से. तो आपके पास R1 प्लस R2 भी आ गया है और X1 प्लस X2 तो आपको फाइंड करना है, यहाँ से पता कर सकते हो क्योंकि ZBR आपके पास अवेलेबल है, RBR अवेलेबल है. तो ठीक है, मैं यहीं से पहले XBR ही पता कर देता हूँ. XBR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ZBR का स्क्वायर माइनस RBR का स्क्वायर. ठीक है, इस टाइप से. तो यहाँ से देखिए किस टाइप से आने वाली वैल्यूज, दिस विल बिकम 9.482 इसका स्क्वायर माइनस 6.302 इसका स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से जो भी कुछ वैल्यूज आपके पास आने वाली है तो देखिए वैल्यूज किस टाइप से रहेगी, 9.482 इसका स्क्वायर माइनस आंसर का स्क्वायर, दिस अंडर रूट ऑफ दिस वन 7.084 इसका ओम. दिस इज नथिंग बट व्हाट XBR, दिस इज नथिंग बट व्हाट XBR. तो आपके पास पता है क्या XBR by 2. ठीक है, पहले मैं X1 by X2 X1 हेंस
x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू व्हाट xbr/2 इस टाइप से होता है। तो आपके पास उसका वैल्यू है 7.084 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 इक्वल्स टू x2 इसके वैल्यूज देख लेते कितना आने वाले। दीज वैल्यूज विल बी 3.542 ohm। These are the values of what x1 and x2। These are the values of what x1 and x2 इस टाइप से। सिमिलरली अगर मैं RBR की वैल्यू बात करूँ तो देखिए RBR क्या होता है आपके पास, ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस RBR इज इक्वल्स टू R1 प्लस वॉट R2 इस टाइप से होता है। RBR का वैल्यू कितना है, दिस इज 6.302 इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस वॉट R2। तो R2 डैश एक्चुअली है R2 डैश ये जो होगा आपके पास 6.305 माइनस 2.5। तो जो R2 डैश का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट 6.305 minus 2.5 this will be equals to 3.805 this will be equals to what 3.805 ये आ जाएगा R2 डैश का वैल्यू। आपके पास R1 पता था 2.5, आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 इनके वैल्यूज पता थे कितने, इसके वैल्यूज है आपके पास 3.542 ठीक है, इसके वैल्यूज पता चल गया। देखिए आपने यहाँ से XNL के वैल्यूज भी पता किए थे, XNL का वैल्यू आपका आया था कितना 39.81। तो XM का वैल्यू पता कर लेते तो फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा और फ्रॉम XNL। तो XNL इज इक्वल्स टू x1 प्लस XM/2 प्लस x2/2 ठीक है। तो XNL का वैल्यू था आपके पास 39.81 मेरे हिसाब से बिल्कुल। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू था आपके पास 3.542 प्लस XM/2 प्लस व्हाट x2/2 3.542 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम, अगर इन दोनों को सपोज मैं ऐड करूँ तो दिस विल बिकम 3/2 इज नथिंग बट व्हाट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.542 प्लस XM/2 ठीक है। दिस इज 39.812 ये आ जाएगा आपके पास 39.812 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.542 दिस मल्टीप्लाई बाय 2 दिस विल बिकम 68.998। XM का वैल्यू आ रहा है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 68.998 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। एक इसका वैल्यू बेटा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का वैल्यू है ठीक है। XM का वैल्यू कितना है 68.99 इस टाइप से आ गया। तो आपके पास देखिए XM भी आ गया है, R1 R2 X1 X2 सब कुछ सारे वैल्यूज आपके पास आ चुके हैं। दिस इज x2 डैश एक्चुअली। तो देखिए उसने पूछा है क्या पूछा है, उसने और पूछा है कि अल्सो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर अल्सो फाइंड द कांस्टेंट लॉसेस, नो लोड कांस्टेंट लॉसेस। नो लोड पे जो कांस्टेंट लॉसेस आएंगे, देखिए एक्चुअली जो नो लोड पे जो पावर आती है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं। नो लोड पावर PNL इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉसेस प्लस व्हाट वेरिएबल लॉसेस, कांस्टेंट losses plus what variable losses plus what variable losses। so PNL is equals to नो लोड करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाट। अब इसमें देखना अपन को टोटल जो रेजिस्टेंस आने वाला है नो लोड पे वो आने वाला कितना है R1 प्लस वॉट। एस का वैल्यू तो अपने पास नो लोड पे देखा जाए तो इन्फाइनाइट, मतलब एस का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1/O तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो R2/4 आ जाएगा ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2/4, R1 प्लस वॉट R2-4 एक्चुअली प्लस वॉट P कांस्टेंट प्लस वॉट P कांस्टेंट। नो लोड पावर आपके पास 63 वॉट, दिस इज इक्वल्स टू 2.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 का वैल्यू कितना है 2.5 प्लस R2 डैश का वैल्यू कितना है 3.805 डिवाइडेड बाय 4 प्लस व्हाट P कांस्टेंट प्लस व्हाट P कांस्टेंट। जो कांस्टेंट पावर लॉस आएगा आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू 63 माइनस 2.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 3.805 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका जो आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 37.84 वाट। ये आ जाएगा क्या P कांस्टेंट लॉसेस। अब इसमें कौन कौन से लॉसेस है
देखिए मैं जब आपको कंसेप्ट समझा रहा था तब मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ये जो लॉसेस होंगे इन लॉसेस को मैं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस बोल दिया था। उस टाइम पे मैं कोर लॉसेस के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था। तो गलती हो इसमें कोर लॉसेस होंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट लॉसेस है, और मैं उस टाइम पे जो बोला था उससे गलती हो गई थी मुझसे। मैं इसको करेक्ट भी करने वाला था लेकिन मैं शायद उसको भूल गया था उस टाइम पे, मतलब मैं करेक्ट करने वाली बात मैं भूल गया था एक्चुअली, ठीक है। लेकिन उसको एक्चुअली करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट लॉसेस है दीज लॉसेस विल कंप्राइज द कोर लॉसेस प्लस व्हाट रोटेशनल लॉसेस। दीज लॉसेस विल कंप्राइजेस द कोर लॉसेस plus what no rotational losses, friction and windage losses, we can say friction and windage losses. These are equals to what 37.84 watt. ये रहा उसका पूरा एक्चुअल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा सा है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसके लिए थोड़ा उसका लेंथ बढ़ जाता है, लेकिन बाकी थोड़ी चीज़ें उसमें ऐसे कि मतलब जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से देखना है बाकी, क्योंकि उसका सर्किट आपको दोनों बार निकालना पड़ेगा, ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए भी नो लोड टेस्ट के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कौन से पैरामीटर की तो नो लोड टेस्ट पे आने वाले होते हैं, कौन से पैरामीटर की तो ब्लॉक रोटर टेस्ट पे आने वाले होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ सिंगल फेज 4 पोल induction motor takes a line current of 60 at an angle of -70 degree, 60 at an angle of what -70 degree at standstill with its main winding excited from 230 volt 50 hertz source। सप्लाई वोल्टेज दे दिया उसने 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। निग्लेक्टिंग द स्टेटर इम्पीडेंस, स्टेटर पैरामीटर्स मतलब R1 एंड JX1 उसको निग्लेक्ट कर दिया है। मैग्नेटाइजिंग करंट XM भी, क्योंकि एक मैग्नेटाइजिंग करंट को अगर उसने निग्लेक्ट कर दिया तो XM का उसमें आने का सवाल ही नहीं है। एंड द रोटेशनल लॉसेस को भी उसने निग्लेक्ट कर दिया। आगे पूछ रहा है कि कंप्यूट द टॉर्क एट अ स्लीप ऑफ 0.05, कंप्यूट द टॉर्क एट अ स्लीप ऑफ व्हाट 0.05। इसका मतलब जो आउटपुट टॉर्क आएगा उसके बारे में पूछ रहा है, बिकॉज ही इज आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ द टॉर्क एट 0.05 स्लीप। इसका जो इक्वेशन आएगा एक्चुअली देखिए उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर दी। उसने इसको निगलेक्ट कर दिया है, स्टेटर पैरामीटर, इसको भी निगलेक्ट कर दिया, इसको भी निगलेक्ट कर दिया, इसको क्यों, क्योंकि दीज आर द मैग्नेटाइजिंग ब्रांच इंपेडेंसेस एंड दीज आर द स्टेटर पैरामीटर्स। तो आपके पास जो एक्चुअल जो सर्किट बनेगी, देखिए सर्किट किस टाइप से बनने वाली, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द मोटर आफ्टर निगलेक्टिंग दिस पैरामीटर्स विल बी लाइक दिस। इसमें कुछ पैरामीटर्स है कि जो आपके पास फॉरवर्ड ब्रांच पैरामीटर है, देयर आर सम ऑफ द पैरामीटर्स व्हिच आर द बैकवर्ड ब्रांच पैरामीटर्स। दिस इज सिंगल फेज AC supply, so this is nothing but what R2 upon 2s, this is J times of x2 by 2, this is R2 upon 2 into 2 minus h, and this is what, this is J times of x2 by 2, इस टाइप से है। तो आपके पास देखिए जो फॉरवर्ड ब्रांच इंपेडेंस आएगा और बैकवर्ड ब्रांच इंपेडेंस आएगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। दिस इज द ZF विच इज नथिंग बट व्हाट, विच इज नथिंग बट फॉरवर्ड ब्रांच इंपेडेंस, and this is nothing but what backward branch impedance ZB, ठीक है। और यहाँ से जो करंट आएगा दिस विल बिकम व्हाट I स्टार्टिंग या I स्टेटर, लाइन करंट हो गया, दिस इज व्हाट सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। जब मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा, जब मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा तो देखिए मेरे पास जो इम्पिडेंस आएगा एक्चुअली दैट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस विल बी व्हाट एडिशन ऑफ दिस इम्पिडेंस प्लस व्हाट एडिशन ऑफ दिस इम्पिडेंस विच इज इक्वल्स टू ZA प्लस व्हाट ZB, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू V बाई I एंड दिस Zin इज इक्वल्स टू V बाई I, मतलब क्या इनपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज का वैल्यू दिया उसने 230 वोल्ट और इसका वैल्यू दिया उसने 60 एट एन एंगल ऑफ -70 डिग्री, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो देखिए उसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 3.833 एट एन एंगल ऑफ 70, दिस इज व्हाट 3.833 at an angle of 70 degree, at an angle of what 70 degree. This is the input impedance, this is what input impedance, this input impedance will be equals to, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते ना तो ऐड करने के बाद ये जो इनपुट इम्पिडेंस बनेगा आपके पास, ये देखिए किस टाइप से बनने वाला है। एक्चुअली देखा जाए तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट R2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ x2, इस टाइप से बनने वाला है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ उसको R2, क्योंकि टोटल ब्रांच का इंपेडेंस तो यही बनेगा ना R2 प्लस J टाइम्स ऑफ x2 इस टाइप से, लेकिन उसमें वैल्यूज अलग अलग होंगे वो बात अलग है, ठीक है। तो उन वैल्यूज़ के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये जो एंगल आने वाला एक्चुअली वो आएगा 3.833 एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री
ये आ जाएगा 1.31 कितना, दिस इज इक्वल्स टू 1.31 प्लस जे टाइम्स ऑफ 3.60 प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ 3.60. सो इनपुट इम्पिडेंस का वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 1.31 प्लस जे टाइम्स ऑफ 3.60. तो यहाँ से जो R2 का वैल्यू है, R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1.31 एंड जो X2 है उसका वैल्यू कितना है, दिस इज 3.60. 3.60. इस टाइप से देखिए मुझे अभी अगर फॉरवर्ड इम्पिडेंस पता करना है, क्या ZF इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू R2 अपॉन 2S प्लस व्हाट, ठीक है, ठीक है, दिस प्लस व्हाट X2 बाई 2, जे टाइम्स ऑफ X2 बाई 2. इस टाइप से तो R2 का वैल्यू अपन को पता है क्या है, 1.31. 1.31 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.05 प्लस जे टाइम्स ऑफ 3.60 डिवाइडेड बाई 2. इसका वैल्यू देख लेते कितना आने वाला है, 1.31 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.05. इसका आंसर आएगा 13.109. दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी 13.109 प्लस जे 1.8 के 3.6 डिवाइडेड बाई 2. इसका आंसर आ जाएगा 1.8 ओम. 1.8 ओम. दिस इज नथिंग बट व्हाट, फॉरवर्ड इम्पिडेंस. दिस इज नथिंग बट व्हाट, फॉरवर्ड इम्पिडेंस. ठीक है, अगर मैं बैकवर्ड इम्पिडेंस की बात करूँ तो देखिए बैकवर्ड इम्पिडेंस क्या आ जाएगा आपके पास, ZB इज इक्वल्स टू R2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस S प्लस जे टाइम्स ऑफ X2 अपॉन 2. इसका वैल्यू तो डायरेक्टली अपन को पता है X2 बाई 2 का कितना है, X2 बाई 2 का वैल्यू अपन के पास है 3.6 बाई 2. ठीक है, मैं चाहे तो लिख देता हूँ 1.31 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 0.05 प्लस जे 3.6 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज प्लस जे 1.8 एंड दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 0.05. इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाई 1.31 0.3358. दिस इज इक्वल्स टू 0.3358. ये आ जाएगा आपके पास क्या, ZB क्या आ जाएगा, बैकवर्ड ब्रांच इम्पिडेंस आ जाएगा. इस टाइप से आ गया आपके पास. अब अगर आपको क्या पता करना है, सपोज अगर आपको अभी एयर गैप पावर पता करना है, पावर डेवलप्ड पता करना है, मैकेनिकल पावर पता करना है, टॉर्क पता करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए अभी बहुत, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी. सपोज कि एयर गैप पावर पता करने के पहले अपन को उसका टोटल इनपुट इम्पिडेंस पता करना पड़ेगा. तो टोटल इनपुट इम्पिडेंस करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्लिप 0.05 कितना आएगा, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, आई एम राइटिंग दैट टोटल इनपुट इम्पिडेंस corresponding to 0.05 स्लीप. ठीक है, corresponding to sleep of 0.05. ठीक है, तो Z in is equals to RA प्लस J टाइम्स ऑफ XA प्लस RB प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ XB. इस टाइप से दोनों इम्पिडेंसेस का वैल्यूज मैं ऐड करता हूँ. ठीक है, तो दिस विल बिकम 13.109 प्लस 0.3358 प्लस J टाइम्स ऑफ 1.8 प्लस दिस विल ऑल्सो बी व्हाट 1.8. तो ये बन जाएगा मेरे पास 3.6 एंड देखिए ये आ जाएगा 13.109 plus 0.3358. This will be 13.448. This will become what, 13.448. ये आ जाएगा मेरे पास क्या, इनपुट इम्पिडेंस. इस इनपुट इम्पिडेंस के करस्पॉन्डिंग करंट तो चेंज हो गई, क्योंकि इसके पहले जो इनपुट इम्पिडेंस दिखाई दे रहा था कितना था, बहुत छोटा था. कितना था आप देख सकते हो, 3.833 आ रहा था. अभी तो इनपुट इम्पिडेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी कम हो जाएगी. तो करंट देख लेते हैं. करंट करस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट इम्पिडेंस विल बी I1 इज इक्वल्स टू व्हाट, V डिवाइडेड बाई Z1. तो इसका जो वैल्यू होगा 230 डिवाइडेड बाय, इसका मैं मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों बता देता हूँ आपको. ये आ जाएगा आपके पास 13.448 एट एन एंगल ऑफ 3.6. उसका एंगल आ रहा है, उसका देखिए मेरे पास जो उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, दिस इज 13.448
921 at an angle of 14.98 at an angle of what 14.98 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए उसका जो एंगल आएगा दिस विल बिकम -14.98 डिग्री और उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा करंट का दिस विल बी 13.92 टू 30 डिवाइडेड बाई 13.92 दिस विल बिकम 16.52 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपके पास इनपुट करंट, दिस विल बिकम व्हाट इनपुट करंट आ रहा है इतना, ये क्या आ रहा है इतना इनपुट करंट आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास इनपुट करंट आ गया। ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो इनपुट पावर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता कर सकते हैं इनपुट पावर। तो अगर आपको पूछा होगा तो इनपुट पावर करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्लिप विल बी दिस विल बिकम व्हाट V1 मल्टीप्लाई बाय I1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ दिस वन, इन दोनों के बीच का एंगल 230 मल्टीप्लाई बाय 16.52 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 14.98 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 14.98। तो इसका वैल्यू बन जाएगा 16.52 मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 14.98। इनपुट पावर आएगा आपके पास 3671.13 वाट। ये आ जा रहा है आपके पास क्या इनपुट पावर, ये क्या आ रहा है इनपुट पावर आ रहा है। इस टाइप से आपके पास इनपुट पावर आ रहा है। ठीक है, सपोज अगर उसने आपको एयर गैप पावर पूछा तो एयर गैप पावर कैसे पता करते हैं। एयर गैप पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RF माइनस वॉट RP। इस स्टेप से पता करते। तो करंट का वैल्यू कितना आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज 16.52 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13.109 माइनस 0.3358 इस टाइप से। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास पावर आती है एयर गैप पावर, देखिए कितने आती है एयर गैप पावर आपके पास आती है 13.109 माइनस 0.3358 दिस मल्टीप्लाई बाय 16.52 इसका स्क्वायर, तो आ जाती है 3485.93 3485.93 3485.93 वाट। दिस इज द वाट एयर गैप पावर PG। ठीक है, अगर मुझे टोटल कॉपर लॉसेस पूछे थे तो टोटल कॉपर लॉसेस क्या आता है PCU टोटल, दिस वुड हैव बीन इक्वल्स टू S टाइम्स ऑफ PG। S का वैल्यू है 0.05 मल्टीप्लाई बाय एयर गैप पावर का वैल्यू है 3485.93। तो ये आ जाता है आपके पास दिस मल्टीप्लाई बाय 0.05 174.29 वाट। ये आता है आपके पास क्या PCU टोटल। मुझे अगर सपोज उसने मैकेनिकल पावर पूछा होता तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वुड हैव बीन 1 माइनस S मल्टीप्लाई बाय एयर गैप पावर PG। S का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ दिस विल बिकम 0.95 क्योंकि 1 माइनस 0.05 विल बिकम 0.95। एयर गैप पावर का वैल्यू है आपके पास 3485.93। तो ये बनेगा आपके पास 0.95 मल्टीप्लाई बाय 3485.93 दिस विल बिकम 3311.63 3311.63 वाट। ये आ जा रहा है आपके पास क्या मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ठीक है, उसने अगर सपोज अपन को पूछा क्या होता, सपोज अगर उसने पूछा होता अपन को टॉर्क के बारे में पूछा है उसने, तो टॉर्क के लिए क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू PM डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा R करस्पॉन्डिंग टू 0.05 स्लिप, ऐसा उसने बोला है ना। तो ओमेगा R विल भी क्या होगा, रोटर स्पीड होगा। क्या होगा, रोटर स्पीड। अब आपके पास जो स्पीड दिया है, जो नंबर ऑफ पोल्स दिए इस मोटर के लिए कितने, 4 पोल दिए, 50 हर्ट्ज का मोटर है, तो सिंक्रोनस स्पीड बन जाएगा उसका 1500 RPM। सिंक्रोनस स्पीड कितना बन जाएगा, 1500 RPM। इसके करस्पॉन्डिंग जो रोटर स्पीड आएगा NR इज इक्वल्स टू NS इंटू 1 माइनस S, तो बन जाएगा आपके पास 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस S 0.05, तो आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये बन जाएगा देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 95 1425 RPM, ये बन जाएगी रोटर की स्पीड। ये क्या बन जाएगा आपके पास, और रोटर का स्पीड बन जाएगा NR। पूछा क्या टॉर्क, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू PM अपॉन ओमेगा R। तो PM का वैल्यू कितना है आपके पास 3311.63 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1425 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3311.63 मल्टीप्लाई बाय 60 दिस डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1425
25 एक्चुअली है, मैं 6 लिख दिया हूँ, 25 रहेगा। दिस विल बी 22.192 न्यूटन मीटर, इसको आप 5 कर लीजिएगा। दिस विल बिकम व्हाट, अ टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू 0.05 स्लिप। उस स्लिप के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा, स्पीड 1425 आरपीएम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दैट विल बिकम व्हाट 22.192 न्यूटन मीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द व्हाट टॉर्क, मैकेनिकल टॉर्क जो डेवलप होगा मोटर में, आउटपुट में एक्चुअली शार्प टॉर्क होगा, दैट विल बी 22.192 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आपको ये वाला एग्जांपल को सॉल्व करना था। यहाँ पे गड़बड़ी बस यहाँ पे हो सकती है आपकी कि मतलब यहाँ पे आपने जो इनपुट इंपेडेंस फाइंड कर लिया, इसी के करस्पॉन्डिंग आप एक्टिव पावर, एयर गैप पावर निकाल लेते, वैसे मैकेनिकल पावर निकाल लेते और उसको आप डिवाइड कर देते, तो गलत होता, क्योंकि आपने उसको कौन से स्लिप पे निकाला है आपको पता ही नहीं। उसने तो डायरेक्टली बस जो पैरामीटर दिए उन पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग आपने निकाला होता उसको। एक्चुअली देखा जाए तो उसने पूछा क्या अपन को, 0.05 स्लिप पे पूछा है। उसने क्या पूछा, 0.05 स्लिप पे पूछा, तो 0.05 स्लिप जो कि उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट इंपेडेंस बदल जाएगा। तो अगर इनपुट इंपेडेंस बदल रहा है, वोल्टेज वही है, तो ऑब्वियसली इनपुट करंट बदल जाएगी, उस इनपुट करंट के करस्पॉन्डिंग इनपुट पावर बदल जाएगा। इनपुट पावर बदल रहा है, एयर गैप पावर बदलेगा, एयर गैप पावर के करस्पॉन्डिंग दूसरा जो होगा आपके पास रोटर कॉपर लॉसेस बदलेंगे, मैकेनिकल पावर बदल जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क भी बदलेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि इसके पहले का स्पीड अलग होगा और अभी तो उसने पर्टिकुलर स्पीड पे पूछा है। 0.05 स्लिप के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा 1425 आरपीएम, उसके करस्पॉन्डिंग उसने पूछा। तो यहाँ पे गलती मत करना, जो मैंने पूरा सॉल्व किया है उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है।